दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। तो एक भी अपडेट मिस किए बिना वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं पहले अपडेट से। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया था और उसकी गूंज आज भी इस्लामाबाद में सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मालिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अमेरिका से रोते बिलखते हुए एक एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो पाकिस्तान की सेना और सरकार के हमने भारत को हराया के झूठे दावों की पोल खोल देता है। वायरल वीडियो में मुसादिक मलिक कहते हैं भारत 80 विमानों और 400 मिसाइलों के साथ आया था, जिनमें से तो कुछ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। अगर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम ना होता तो हम मलबे में तब्दील हो चुके होते। यह बयान साबित करता है कि पाकिस्तानी वायुसेना भारत के सामने बेबस थी। उनके पास ना तो पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम था और ना ही मॉडर्न जेट्स। अमेरिका से मदद मांगना उनकी कमजोरी को उजागर करता है। 26 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस ऑपरेशन में 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने 1000 किलो के सटीक बम गिराए थे। पाकिस्तानी रडार सिस्टम को हैक कर लिया गया, जिससे उन्हें पता तक नहीं चला कि भारतीय विमान अंदर तक कैसे घुसा है। आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए और वहीं 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश तो की, जो उनके लिए शर्मनाक साबित हुई। पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय सीमा में घुसकर बम गिराए, लेकिन वे सभी खाली जगहों पर ही गिरे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी विमान को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से पायलट अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार किया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था, जिससे उनकी हवाई सुरक्षा पूरी तरह धरी की धरी रह गई थी। पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बार बार दावा किया कि उन्होंने भारत को हरा दिया। जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया, जबकि वास्तव में पाकिस्तानी एयरफोर्स बुरी तरह फेल हुई। शहबाज शरीफ ने खुद स्वीकारा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत कई टारगेट को निशाना बनाया, जो कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल बिजली से भी ज्यादा तेज निकले। वहीं अब पाकिस्तानी नेताओं ने अमेरिका के सामने हाथ फैला दिए हैं। मुसादिक मलिक ने अमेरिकी सरकार से F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मांगे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसका मुकाबला करने के लिए उन्हें अमेरिकी हथियार चाहिए। लेकिन अमेरिका ने अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है, क्योंकि वह पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन से वाकिफ है। इस बीच भारत ने अमेरिका में एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है, जिसमें शशि थरूर जैसे नेता शामिल है। इस टीम ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क जैसे लश्कर जैश के सबूत पेश किए। ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा हमले का जिक्र किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हुई। यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान को हथियार बेचने पर रोक लगा दी। चीन भी अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने में हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे भारत के साथ भी व्यापारिक रिश्ते महत्वपूर्ण लगने लगे हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार झूठे प्रोपेगेंडा में लगी हुई है। भारत के सामने उनकी हवाई ताकत बेकार साबित हुई। अमेरिका से हथियार मांगना उनकी हार को स्वीकार करना है। सच तो यह है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा, तब तक वह कभी भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह खबर साबित करती है कि भारत की सैन्य शक्ति और स्ट्रेटेजी पाकिस्तान से कहीं आगे है। अब पाकिस्तानी नेताओं को अपनी जनता को बेवकूफ बनाने की बजाय सच स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले बड़ी खबर की। आपको बता दें कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए जरूरी लाइसेंस मिल गया है। इस मंजूरी के बाद स्टारलिंक का भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के और करीब पहुंच गई है। स्टारलिंक का मकसद देश के करीब 90 करोड़ इंटरनेट यूजर तक अपनी सर्विसेज पहुंचाना है, खासकर उन इलाकों में जहां अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर या बिल्कुल भी नहीं है। स्टारलिंक भारत में लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले यूटेलसेट की वनवेब और रिलायंस जियो को भी ऐसी ही मंजूरी मिल चुकी है। स्टारलिंक पिछले 2 साल से भारत में लाइसेंस का इंतजार कर रही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों और कुछ अन्य वजहों से इसमें देरी हो रही थी। अब जब लाइसेंस मिल गया है तो अगले 15 से 20 दिनों में कंपनी को ट्रायल स्पेक्ट्रम भी मिल सकता है, जिससे वह अपनी सर्विसेज की टेस्टिंग शुरू कर सकेगी। अमेजोन की क्यूपर जैसी कंपनियां भी अभी इस लाइसेंस का इंतजार कर रही हैं। स्टारलिंक ने भारत में अपनी सर्विस जल्दी शुरू करने के लिए रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ एग्रीमेंट भी किए हैं। इससे स्टारलिंक को देश भर में अपनी सर्विसेज फैलाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार भी चाहती है कि देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में या प्राकृतिक आपदा के समय जब मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क काम नहीं करते, तब सैटेलाइट इंटरनेट से लोगों को कनेक्टिविटी मिल सके। स्टारलिंक भारत में बहुत किफायती प्लान लाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के प्लान करीब 850 रुपए प्रति महीने लगभग $10 से शुरू हो सकते हैं, जिसमें शायद अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा। यह दुनिया की सबसे सस्ते सैटेलाइट इंटरनेट प्लान में एक होगा, जिससे स्टारलिंक को भारत में जल्दी बड़ा कस्टमर बेस मिल सकता है। कंपनी का टारगेट है कि वह भारत में 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन यूजर तक पहुंचे। स्टारलिंक की एंट्री से भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां आज भी ब्रॉडबैंड या 4G 5G नेटवर्क नहीं पहुंचा है। इससे
डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती मिलेगी और देश के हर कोने तक तेज इंटरनेट पहुंचाना आसान होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि आजकल विदेश में पढ़ाई करने का सपना बहुत से भारतीय छात्रों का होता है, खासकर अमेरिका जैसे देश में। इसके लिए F1 स्टूडेंट वीजा लेना जरूरी होता है, लेकिन वीजा इंटरव्यू में सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्थिति की नहीं होती है, बल्कि आपकी पढ़ाई से जुड़ी टेक्निकल नॉलेज की भी जांच हो सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में हैदराबाद के एक यूएस कॉन्सुलेट में एक भारतीय छात्र का F1 वीजा इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उसके फील्ड से जुड़े टेक्निकल सवाल पूछे गए। इस अनुभव को छात्र ने रेडिट पर शेयर किया, जिससे काफी चर्चा हो रही है। छात्र ने बताया कि वह अमेरिका में डेटा साइंस पढ़ने जाना चाहता था। उसका इंटरव्यू 30 मई को हुआ। शुरुआत में वीजा ऑफिसर ने सामान्य सवाल पूछे, क्या वो अभी किसी डिग्री प्रोग्राम में है, उसने किन किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है आदि। छात्र ने बताया उसने इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में अप्लाई किया था। इसके बाद वीजा ऑफिसर ने उससे टेक्निकल सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे एरे और लिंक्ड लिस्ट में क्या फर्क है और लीनियर रिग्रेशन क्या है। छात्र ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वीजा इंटरव्यू में इतने टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे। उसने शांत रहकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका वीजा अंत में सेक्शन 214B के तहत रिजेक्ट हो गया। आमतौर पर F1 वीजा इंटरव्यू में सवाल सीधे और सरल होते हैं, जैसे आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपके भारत लौटने की मंशा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आदि। लेकिन इस बार टेक्निकल सवाल पूछे गए, जिससे छात्र हैरान रह गया। उसने रेडिट पर लिखा, मुझे नहीं पता कि मेरी किस बात में कमी रहेगी, जवाब देने के तरीके में, यूनिवर्सिटी चॉइस में या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने में। रेडिट पर कई यूजर्स ने लिखा कि हाल ही में वीजा इंटरव्यू में टेक्निकल सवालों की संख्या बढ़ गई है। कुछ ने यहाँ तक बताया कि उनसे ऐसे भी सवाल पूछे गए और किसी का वीजा अप्रूव हो गया तो किसी का रिजेक्ट भी हुआ है। एक यूजर ने लिखा, अब नए वीजा स्लॉट के बाद टेक्निकल सवालों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जिनका इंटरव्यू आने वाला है वे बेसिक्स अच्छे से तैयार रखें। इस घटना से यह साफ है कि अब यूएस वीजा इंटरव्यू में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंस ही नहीं, बल्कि आपकी टेक्निकल नॉलेज भी जांची जा सकती है, खासकर अगर आप टेक्निकल कोर्स के लिए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी आगे F1 वीजा इंटरव्यू देने वाले हैं तो अपने सब्जेक्ट के बेसिक्स अच्छे से रिवाइज कर लें और आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। अब बढ़ते हैं आज के अगले बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि भारत ने चीन, यूरोप, जापान और स्विट्जरलैंड से आने वाले केमिकल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, क्योंकि भारत सरकार ने घरेलू उद्योग को सस्ती विदेशी चीजों से नुकसान से बचाने के लिए चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड से आने वाले 2 अहम केमिकल्स विटामिन ए, पैलेमाइड और इनसॉल्युबल सल्फर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। यह फैसला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नोटिफिकेशन के बाद लागू हुआ है और अगले 5 साल तक चलेगा। आपको बता दें कि भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी कि DGTR ने जांच में पाया कि ये दोनों केमिकल्स भारत में बहुत कम दामों पर बेचे जा रहे थे, यानी उनकी असली लागत या मार्केट वैल्यू से भी नीचे। इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि वे इतनी कम कीमत पर सामान नहीं बना सकती थी। ऐसे डंपिंग से घरेलू इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और रोजगार पर भी असर पड़ता है। विटामिन ए पैलेमाइड का एक खास वेरिएंट 1.6 MIU/GM जो पशु आहार में इस्तेमाल होता है, वह ड्यूटी से बाहर रखा गया है। भारत ने यह कदम अपने घरेलू उद्योग को सस्ती और अनफेयर विदेशी चीजों से बचाने के लिए उठाया है। इससे भारतीय कंपनियों को राहत मिलेगी, लेकिन इंपोर्ट करने वाले सेक्टर को थोड़े समय के लिए लागत बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह फैसला भारत की आत्मनिर्भरता और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। तो दोस्तों इस पर आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।